नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्यन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और छत्तीसगढ़ कैबिनेट सदस्य टंकराम वर्मा से दिल्ली प्रवास के दौरान छत्तीसगढ़ सदन में सौजन्य भेंट हुई। इस अवसर पर दोनों पक्षों ने राज्य और केंद्र से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन और जनहित और प्रशासनिक सुधारों पर भी बातचीत हुई है। माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। पीएलजी बाल्टी नंबर 1 के मुखिया और कुख्यात बासरे देवा ने हथियार समेत आत्मसमर्पण किया है। देवा सहित 20 साथियों ने तेलंगाना के हैदराबाद में आत्मसमर्पण किया। देवा पर तेलंगाना में 2.5 करोड़ और छत्तीसगढ़ में 50 लाख रुपए का इनाम था। बाल्टिया नंबर 1 की कमर टूट गई है, जबकि देवता दंतेवाड़ा सुकमा बीजापुर के सरहदी इलाकों में सक्रिय था। कोरबा जिले के पौड़ी उपरोड़ा में नवनियुक्त कलेक्टर कुणाल ने निरीक्षण किया और खंड स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में धान खरीदी, पेंशन, पीएम सूर्य घर और शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जीवन मिशन सहित कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने समय पर लाभ वितरण, गुणवत्ता और नियमित फील्ड विजिट सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम और सभी खंड अधिकारी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को बता दें कि बहुचर्चित शराब घोटाले से जुड़े 2 मामलों में जमानत दे दी है। ये मामले 2019 से 2023 में कथित शराब घोटाले से संबंधित है, जिसमें राज्य को लगभग 4,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान होने का आरोप है। बता दें कि दर्ज एफआईआर और पीएमएलए के तहत ईडी की जांच में उनके बेटे को पहले गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उन्हें जमानत दे दी है। देखिए, ये जो माननीय उच्च न्यायालय का कल जो ऑर्डर था वो अपलोड हुआ शाम में, और उसके बाद आज जो है सुबह से ही ये प्रक्रिया शुरू हो गई। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिया है ईओडब्ल्यू से एक्साइज मामले में, उसमें पूरा शर्तों का सब उसमें समावेश है और आदेश भी है कि कितने की ज़मानत होगी। वरन ईडी में जो है उसमें यह आदेश था माननीय उच्च न्यायालय का कि जो ट्रायल कोर्ट है वो डिसाइड करेगी क्या शर्तें रहेंगी और कितने की ज़मानत होगी। तो जैसे बाकी लोगों को जो ज़मानत हुई है उसी हिसाब से जो है वो ईडी कोर्ट ने फिर ज़मानत दिया और कुछ शर्तें लगाई हैं और उस शर्तों का फिर समर्थन में एफिडेविट दिया गया, इसलिए उसको समय लगा और करीब 3-3:15 बजे दोनों कोर्ट के जो रिहाई आदेश आ गए थे। क्या पासपोर्ट जमा करना पड़ा है? पासपोर्ट जमा करने का निर्देश था माननीय उच्च न्यायालय के आदेश में और इसके समर्थन में एफिडेविट देना पड़ा, क्योंकि चैतन्य बघेल ने अभी तक कोई पासपोर्ट बनाया ही नहीं है। तो अगर पासपोर्ट नहीं बना है, वो बता दिया गया कोई पासपोर्ट नहीं बना है, इसलिए पासपोर्ट जमा करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे को बहुचर्चित शराब घोटाले के मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया। रिहाई के बाद उनके बेटे और भूपेश बघेल दर्जनों गाड़ियों के काफिले के साथ भिलाई 3 स्थित निवास के लिए रवाना हुए। रास्ते में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थकों ने काफिले का जोरदार स्वागत किया। जैसे ही काफिला निवास पर पहुंचा, समर्थकों ने आतिशबाजी और खुशियों का उत्सव मनाया। उनके बेटे की रिहाई उनके जन्मदिन पर हुई है, जिसे समर्थक शुभ संयोग मान रहे हैं। इस मौके पर बघेल परिवार और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्साह और खुशी जाहिर की है। तो कष्ट में था ही, लेकिन आज के दिन जो जमानत मिला उसके लिए बहुत बहुत मैं कोर्ट का धन्यवाद देना चाहता हूँ, हमारे वकीलों का धन्यवाद देना चाहता हूँ और बेटे के जन्मदिन के दिन जो रिहाई हुआ उसके लिए बहुत खुश हूँ। 169 दिन में क्या कुछ आपने पाया और क्या खोया? अकेले रहने का मौका मिला तो बहुत ज्यादा समय था, इस समय का सदुपयोग किए, बहुत साहित्य पढ़ने का मौका मिला तो बहुत लोगों पढ़ा हूँ और कुछ इस प्रकार का कोई दबाव बनाया गया आपके ऊपर? नहीं, कुछ दबाव कोई दबाव नहीं था। आगे क्या बिल्कुल राजनीति में उतरेंगे, क्या लगता है? अब वो समय देखिए।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बस्तर और सुकमा जैसे आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है। इलाज के अभाव में लोग मरीजों और शवों की खाट या कंबों पर ढोने को मजबूर हैं। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वीकार किया कि इन इलाकों में एम्बुलेंस की पहुंच चुनौतीपूर्ण है, लेकिन पीएम जनमन योजना के तहत सड़क निर्माण से समस्या जल्द दूर होगी। दिसंबर 2025 में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 57 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को हरी झंडी दिखाई, जो 18 जिलों के 3100 से अधिक गांवों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएगी। देखिए, अभी ऐसे रेयर केस में कुछ बस्तर और हमारे सरगुजा के किसी एक आध क्षेत्र में ऐसी बातें हो सकती हैं। उसके लिए स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि जहाँ तक एम्बुलेंसेस हमारे जा सकते हैं वहाँ तक एम्बुलेंस जा रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, ये उन क्षेत्रों में है जहाँ विशेष पिछड़ी जनजाति, हमारे जनजाति समाज के लोग रहते हैं। और कांग्रेस के 60 साल 70 साल सरकार होने के बाद छत्तीसगढ़ में उन स्थानों तक सड़क नहीं पहुंच पाया। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं सब समस्याओं को दूर करने के लिए जन मन योजना के तहत पूरे देश का जो इस योजना का 50% राशि सिर्फ छत्तीसगढ़ को दिया है, और उस राशि में हमारे सरगुजा संभाग सबसे अव्वल स्थान में है। पूरे संभाग में 1000 से ऊपर ऐसे सड़कों की स्वीकृति हमको मिला है। वो सड़कें बन रही हैं या बनने वाली हैं या टेंडर प्रक्रिया में हैं, और सारे सड़क 1 से 1.5 साल के अंदर बन जाएंगे। और जब तक हम सड़कें नहीं बना पाते हैं, लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, तो अभी विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए 57 हमने मोबाइल मेडिकल यूनिट MMU लॉन्च किया है। उसमें सरगुजा में भी 1 या 2 हैं, जसपुर में 5 हैं, कोरिया में 1 है, मनेन्द्रगढ़ जिला में 3 हैं, ऐसे बलरामपुर में हैं 2 या 3। तो वो पूरे चलित हॉस्पिटल हम चालू किए, जिसमें MBBS डॉक्टर होंगे, नर्स होंगी, ब्लड टेस्ट करने वाला पैथोलॉजिस्ट होंगे, पूरा उपकरण होगा जांच का, 25 प्रकार के उसमें जांच होंगे, निःशुल्क उनको दवाइयाँ और इलाज देंगे। और गंभीर बीमारी होने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या टर्सरी केंद्र जैसे मेडिकल कॉलेज या सुपर स्पेशलिटी में भी भेजने की आवश्यकता हुई तो वो टीम भेजने का काम करेंगे, जब तक कि उसको पूर्ण रूप से स्वास्थ्य ना किया जा सके। तो अब चूँकि ऐसे समस्या पूरे प्रदेश में कुछ विशेष क्षेत्रों में साल में 1-2 बार कभी हो जाती है, परंतु हमारा प्रयास है कि उन क्षेत्रों तक पहुँचे। और अब जो है सरगुजा क्षेत्र में बाइक एम्बुलेंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन क्षेत्रों के लिए हमने MMU चला दिया है। राज्य सरकार ने गुरेला पेड्रा मारवाही जिले के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में IPS मनोज कुमार खिलारी की नियुक्ति की है। देर रात जारी आदेश में उन्हें जिले का SP नियुक्त किया गया। 2014 बैच के IPS मनोज खिलारी फिलहाल बिलासपुर में दूसरी वाहिनी के कमांडेंट के पद पर तैनात थे। इससे पहले जिले के पुलिस अधीक्षक SR भगत 31 दिसंबर को रिटायर हो गए थे। नई नियुक्ति के बाद जिले में पुलिस प्रशासन के कामकाज को और मजबूत करने की उम्मीद जताई जा रही है। गरियाबंद पुलिस द्वारा जिला अस्पताल गरियाबंद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस जवानों और स्थानीय युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर में जिले के कलेक्टर भगवान सिंह और पुलिस अधीक्षक वेदव्रत सिरमौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष रिखी राम यादव और अंकित जैन उपस्थित रहे। इस दौरान करीब बता दें कि रक्तदाताओं ने रक्तदान कर जरूरतमंदों के लिए सहयोग किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के 25 वर्षों के गौरवशाली सफर को रजत जयंती के रूप में मनाया जा रहा है, और पुलिस विभाग केवल कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि जनसेवा में भी अग्रणी भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि 1 यूनिट रक्त किसी का जीवन बचा सकता है। शिविर में शामिल रक्तदाताओं को पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। नारायणपुर जिले में गढ़ बंगाल तिराहा तक जज्जो सड़क की स्थिति को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया गया। सुबह 10 बजे से कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़क पर डटे रहे, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं की भी भागीदारी रही। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि पहले भी खराब सड़क को लेकर जिला प्रशासन से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे नाराज होकर शिव मंदिर तिराहा पर धरना प्रदर्शन कर SDM मांडवी को ज्ञापन सौंपा गया।
कांग्रेस का कहना है कि खराब सड़क के कारण नारायणपुर का व्यापार व्यवसाय प्रभावित हो रहा है और आम नागरिकों खासकर स्कूली बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश देवान ने चेतावनी दी है कि यदि 1 माह के भीतर मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और भी उग्र किया जाएगा। मैं अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी नारायणपुर राजेश दीवान पिछले 10-12 दिनों से हम लोग कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय, एडिशनल कलेक्टर महोदय, पीडब्ल्यूडी की सभी लोगों से गुजारिश कर रहे थे कि गढ़बेंगाल से पकरूपारा जो सड़क की सबसे जर्जर हालत है और हमारा प्रवेश द्वार है, उस सड़क को तत्काल पुनर्निर्माण कराया जाए, चाहे वो किसी भी मद में हो। उसमें आप राज्य शासन के बजट का या जो भी आपके पास डीएमएफ फंड है, उस बजट से इस सड़क को तत्काल बनाया जाए। लेकिन हम लोगों को वहां से कोई भी उचित आश्वासन नहीं दिया गया। सुनने में आ रहा है कि अभी न ही एनएच की जो अधिकारी है या फिर नगर पालिका या पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, ये सब इस रोड के निर्माण को लेकर बचते जा रहे हैं। यदि ऐसा है तो एनएच वाले कल रातों रात जब हम लोगों ने आंदोलन की धमकी दी, ये जो लीपापोती गिट्टी डाल के की जा रही है सड़क पे, तो क्यों कर रहा है? अगर उनकी रोड नहीं है तो रोड तो शासन की है ना, रोड को कोई उठा के चले जाएगा? सरकार का रोड है, कोई भी डिपार्टमेंट जिम्मेदारी लेकर इसको कर लेना चाहिए और हमारे उच्च अधिकारियों को निर्देश देना चाहिए, सामंजस्य स्थापित करना चाहिए इस पर। रोड की जो लिपापोती हो रही है, क्या यह स्थायी हल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है इससे। पहले क्या रणनीति है? आगे अगर 1 महीने के अंदर इस रोड का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला जाएगा तो हम लोग पूरे जिले के लोगों को लेके एक व्यापक आंदोलन करेंगे। अब सोचिए, बड़ा दुख की बात है कि पॉल्यूशन कार्ड बना के ऑक्सीजन ले रहे हैं इनके सरकार में कि हम लोग आजाद हुए, लेकिन पॉल्यूशन से आजाद नहीं हो पाए हैं। और नारायणपुर विधानसभा में हमारे कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप जी से अनुरोध करता हूं कि वो आजू बाजू के रोडों को भी ध्यान दे। और नारायणपुर में सबसे ज्यादा वोट बैंक उन्हीं को मिला हुआ है और वहाँ पे एक खस्ता हालत है। उनको संदेश जाना चाहिए और मिलना भी चाहिए कि उनके गढ़ में क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा ध्यान तो नारायणपुर विधानसभा में नारायणपुर को ही दिए थे और सबसे ज्यादा महत्व, सबसे ज्यादा वोट तो यहीं पे मिला है। फिर भी यहाँ गति ये हाल है और यहाँ की जनता हलाकान है। यहाँ के जनता को परेशानी जा रहा है, घर में धूल मिट्टी जा रही है और उनके बच्चे को बीमार होना पड़ेगा। उनके जनताओं का चिंता नहीं है। ये बड़ा दुख की बात है। ये जनता के लिए चिंता करने वाले होते तो आज ये गति नहीं होता। कांग्रेस के शासन काल में इतना रोड उखड़ी नहीं थी, लेकिन उसको कील का ताड़ राई का पाड़ बना दिया गया। लेकिन उनके शासन काल में बहुत अच्छा काम हो रहा है कि ताकि जनता रोड में नहीं आ रही है और रोड में बैठ नहीं रही है। तो हंसी की बात है, मजाक भी लगता है। और उनके घर के आजू बाजू में देख लीजिए रोड की गति क्या है। वो तो कई रोडों को तो उनके शासन काल में भी नहीं बनाए और अपने एक शासन काल में तो बना सकते थे ना। 20 साल 15 साल के बाद नहीं बना, 20वां साल भी तो बनवाना चाहिए ना। 2 किलोमीटर को नहीं बना पा रहे हैं तो 20, 25, 30, 40, 70, 80 किलोमीटर क्या बना पाएंगे। कोरबा जिले के आकांक्षी ब्लॉक पौड़ी में शनिवार को नवनियुक्त कलेक्टर कुणाल ने निरीक्षण किया और खंड स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक का उद्देश्य शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना रहा। कलेक्टर ने धान खरीदी, वितरण, पेंशन, दिव्यांग सहायता, पीएम सूर्यघर योजना, शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी, जल जीवन मिशन और पीएम आवास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने गुणवत्ता, समयबद्ध लाभ वितरण और 100% लक्ष्य पूर्ति पर विशेष जोर दिया। अधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट, बेहतर समन्वय और गंभीरता से कार्य कर आकांक्षी ब्लॉक के सभी सूचकांकों में सुधार लाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आज पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक में जो भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के, शिक्षा विभाग के कार्यक्रम संचालित हैं, उनका ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वयन देखा गया एवं निर्माण विभागों के जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनका भी निरीक्षण किया गया। समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। जहां भी कमियां पाई गई हैं उनको शीघ्र ही दूर करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए गए। क्योंकि हमारा पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक भी है, तो आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम में जो शासन के कार्यक्रम चल रहे हैं उनके अंतर्गत
अंतर्गत प्रगति को और बेहतर करने के निर्देश दिए गए। साथ ही साथ प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के अंतर्गत जो प्रगति है ब्लॉक की, उसमें और सुधार करने के निर्देश दिए गए। जेपी जिले सहित आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से सर्द हवाओं के कारण तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड बढ़ गई है और जिले में न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया। पेड्रा में न्यूनतम तापमान करीब 6 डिग्री दर्ज किया गया है, जो जनवरी के सामान्य औसत से काफ़ी कम है। वहीं बता दें कि तापमान गिरकर 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया, जो शीतलहर के प्रभाव को दर्शाता है। सुबह और रात के समय घने कोहरे के कारण दृश्यता कम हो गई है, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ गया है। ठंड का असर जनजीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। खासकर दिहाड़ी मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तरी छत्तीसगढ़ सहित उत्तर मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में शीतलहर और घने कोहरे की स्थिति बने रहने की चेतावनी भी जारी की है। सक्ती जिले के नगर पंचायत डाबरा में करोड़ रुपए की लागत से बने आउटडोर स्टेडियम में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। कांग्रेस शासनकाल में क्षेत्रीय विधायक रामकुमार यादव के प्रयासों से स्वीकृत इस स्टेडियम का निर्माण नगर पंचायत द्वारा टेंडर प्रक्रिया के बाद कराया गया था, लेकिन निर्माण के महज 1 साल के भीतर ही स्टेडियम जर्जर हालत में पहुंच गया। स्टेडियम में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं, टाइल्स और बता दें कि टूट रहे हैं, जिससे गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए। आरोप है कि घटिया निर्माण के बावजूद ठेकेदार को पूरा भुगतान कर दिया गया, जिससे शासन की राशि के दुरुपयोग की आशंका जताई जा रही है। कभी जिले का उदाहरण माने जाने वाला यह स्टेडियम अब खंडर में तब्दील हो गया है। स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ कोरबा जिले के गेवरा कोयला खदान में कोयला लिफ्टिंग को लेकर 2 कंपनियों के कर्मचारियों के बीच हिंसक झड़प हो गई। एशिया के सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल गेवरा परियोजना में केके और इसके साथ ही कंपनी के कर्मचारियों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना के बाद पाली के बाद अब गेवरा और दीपका क्षेत्र में भी हालात बिगड़ने के संकेत मिल रहे हैं और इसके साथ ही थाने और एक दूसरे की शिकायत करवाई है और पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। सुकमा जिले के क्षेत्र में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई है, जिसमें माओवादी संगठन को बड़ा झटका लगा है। साल के पहले सप्ताह में सुकमा के सरहदी इलाके में हुई इस बड़ी कार्रवाई में कुल 12 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें 5 महिला नक्सली भी शामिल हैं। यह मुठभेड़ सुकमा DRG रिजर्व गार्ड और माओवादियों के बीच रुक रुक कर चली। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ स्थलों से सभी 12 मारे गए माओवादियों के शव बरामद कर लिए हैं। इसके साथ ही मौके से बड़ी मात्रा में हथियार भी जब्त किए गए हैं, जिसमें AK-47 और राइफल्स और बता दें कि अन्य अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं। इस कार्रवाई को सुरक्षा बलों की बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों पर असर पड़ने की भी उम्मीद है। सुकमा में थाना किस्टाराम क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 3 तारीख को सुबह 9 बजे पामलूर इलाके में DRG के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें 12 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें 5 महिला नक्सलियों का भी समावेश है। मुठभेड़ में जो शिनाख्ती की गई है कोंटा एरिया कमेटी इंचार्ज वेट्टी बंगड़ू, उसके अलावा कोंटा एरिया कमेटी सचिव हितेश, उसके अलावा पोडियम जोगा जो बटालियन कमांडर था, उसके अलावा जो कोंटा एरिया कमेटी के अन्य नक्सली है उनका समावेश है। मारे गए नक्सली विविध घटनाओं में शामिल रहे। उसमें जो प्रमुख घटना है एडिशनल SP साहब जून में जो घटना हुई थी उनके जो हत्याकांड में शामिल थे वो नक्सली सभी मारे गए हैं। उसके अलावा मंगड़ू के खिलाफ 41 अपराध थे। उसके अलावा हितेश के खिलाफ लगभग 20 के आसपास अपराध थे। पोडियम जो का जो बटालियन था उसके खिलाफ अलग अलग जैसे बड़ी बड़ी घटनाओं में ताड़मेटला मिनपा घटनाओं में वो शामिल था। जो भेची इंजीराम और उसके अलावा किस्टाराम एक्सिस पे जो ID ब्लास्ट हुए थे, एम्बुशेस हुए थे, इन सारे घटनाओं में नक्सली शामिल थे। इस एनकाउंटर के बाद जो कोंटा एरिया कमेटी है इसके लिए काफी ज्यादा नुकसान हुआ है नक्सलियों को कमेटी का। और इस मुठभेड़ के बाद कोंटा एरिया कमेटी है लगभग नामचीन के लिए मार्ग पे है। और भी मतलब जो नक्सलियों का जो प्रोफाइल है उसको चेक किया जा रहा है और वहाँ जो गतिविधि है उसको ध्यान में रखते हुए इसके बारे में और जानकारी जल्दी दी जाएगी।
कोरबा जिले के कटघोरा में मरार समाज में मां शाकंभरी जयंती और पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर जरूरतमंदों को फल और हरी सब्जियों का वितरण कर सामाजिक संदेश दिया गया। यह आयोजन बता दें कि शाकाहार और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक रहा। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह और मरार समाज के प्रदेशाध्यक्ष आत्मा नारायण पटेल के साथ बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए। डॉक्टर पवन सिंह ने कहा कि दिन दान करने से पूर्ण लाभ मिलता है और समाज में समृद्धि आती है। इस अवसर पर बता दें कि एकजुटता और पारंपरिक व्यवसायों को बढ़ावा देने का संकल्प भी लिया गया। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।